जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल चंद्रहास ज्ञान सर्विसेज में। और दोस्तों 7th क्लास का हिस्ट्री हम लोग खत्म कर चुके हैं। आज हम लोग आ जाते हैं 8th क्लास का हिस्ट्री पर। उसमें पहला चैप्टर दोस्तों पढ़ना है कब, कहाँ और कैसे के बारे में। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे देखिए, अगर हम लोग 6th क्लास के जब पढ़ रहे थे हिस्ट्री, तब देखें कि हम लोगों को जो है प्राचीन हिस्ट्री के बारे में पढ़ना था उसमें। ठीक है, और अगर हम 7th क्लास की हिस्ट्री की बात करें तो उसमें हम लोगों को मध्यकालीन हिस्ट्री के बारे में ओवरऑल जानकारियाँ दी गई थी। दोस्तों अब हम लोगों को 8th क्लास की जो हिस्ट्री है वो हम लोगों को आधुनिक जो है इतिहास की जानकारी ओवरऑल देगी। ठीक है, और इसमें दोस्तों ब्रिटिश सरकार किस तरह से आया, जैसे कि 18वीं शताब्दी की शुरुआत पिछले 10 चैप्टर जब हम लोग पढ़े थे 7th क्लास का, तो आपको पता चला होगा कि उसमें ब्रिटिश सरकार जो है हमारे यहाँ आ चुके थे, बंगाल वाला पर जो है कब्जा कर चुके थे। उधर उधरी सरकार थी, उधर जो है कब्जा कर चुके थे, आ चुके थे। और यहाँ से दोस्तों अब हम लोगों को स्टार्ट होता है 18वीं शताब्दी के बाद जो है 8th क्लास में हम लोगों को पढ़ना है। तो यहाँ पे दोस्तों कब, कहाँ और कैसे इस लेसन से जो है समझ में आपको आ रहा होगा इसमें क्या वर्णन किया है। और दोस्तों इसमें कुल मिलाकर के हम लोगों को देखिए 6th क्लास में कुल 12 चैप्टर पढ़ने थे, हम लोग पढ़ चुके। उसके बाद फिर दोस्तों 7th क्लास में कुल 10 चैप्टर पढ़े हम लोग। उसके बाद फिर यहाँ पे 8th क्लास के भी हम लोगों को 10 चैप्टर्स पढ़ने हैं। और उस तो आज हम लोग वहाँ से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। कुल 10 दिन लगेगा मुश्किल से, फिर ख़त्म हो जाएगा ये चैप्टर भी, एक क्लास भी 8th क्लास का भी हिस्ट्री। तो फिर हम लोग 9th क्लास में चले आएंगे। ठीक है, और इस तरह से धीरे धीरे हम लोग 12th तक कंप्लीट करेंगे और फिर हम लोगों का बेस कंप्लीट हो जाएगा। और फिर बहुत अच्छा लगेगा दोस्तों पढ़ने में हिस्ट्री जब पढ़ लीजिएगा तो। ठीक है, यहाँ पे आइए जानते हैं कैसे, कब और कहाँ। यहाँ पे सबसे पहले दे रहा है कि तारीख कितनी महत्वपूर्ण होती है। तो तारीख बहुत महत्वपूर्ण होती है। यहाँ पे देखिए इसके बारे में समझाया है तारीख की महत्ता के बारे में। तो ये जानते हैं। बोला एक वक्त था, पहले की बात कर रहा है, एक वक्त था जब इतिहासकार तारीखों के जादू के में ही खोए रहते थे। मतलब तारीखों के जादू में ही इतिहासकार खोए रहते थे। कब किस राजा की ताजपोशी हुई, कब कौन सा युद्ध हुआ, इन्हीं तारीखों पर गर्मा गर्म बहस चलती रहती थी। आज समझ के हिसाब से इतिहास के तारीखों का पर्याय माना जाता है। हम आपने भी लोगों को यह कहते हुए सुना होगा, इतिहास तो बहुत उबाऊ है भाई, बस तारीखें रटते चले जाओ। मतलब बहुत से लोगों को इतिहास बोरिंग लगता है कि तारीख याद नहीं होता है, इधर मतलब कहानी याद होता है लेकिन तारीख नहीं याद होता है, तो मतलब रटाऊ है, मतलब इतिहास रटने वाला चीज़ है, ऐसा बहुत लोग कहते हैं। ठीक है, तो क्या इतिहास के बारे में यह धारणा सही है? तो क्या सही है या गलत है उसके बारे में आज हम लोगों को पता चलेगा। बता रहा है देखिए, बोल रहा है इसमें कोई शक नहीं है कि इतिहासकार अलग अलग समय पर आने वाले बदलाव के बारे में ही बताता है। मतलब तारीख तो इसमें होगा ही होगा ना, क्योंकि अलग अलग बदलाव, कौन बदलाव कब हुआ, कैसे हुआ, तो यही बारे में ना बताएगा। तो तारीख का तो आना तय है। तो बोल रहा है कि इसका कोई भी शक नहीं है कि ये सब्जेक्ट है, क्योंकि अलग अलग समय पर आने वाला बदलाव के बारे में ही हम लोगों को इसके बारे में बताया जाता है। बोल रहा है इसका संबंध इस बात से है कि अतीत की चीज़ें किस तरह से थी और उसमें क्या बदलाव आए हैं। जैसे अतीत में क्या चीज़ हो, हम वर्तमान में भी जो चेंजेस हमारे यहाँ होता है, वो हमारे मतलब आर्थिक क्षेत्र में या फिर पॉलिटिकल क्षेत्र में या फिर किसी भी क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में, तो हम लोगों को उससे पहले का तुलना करना चाहिए कि पहले किस तरह से था, कौन सा ईस्वी में किस तरह से था, फिर कैसे बदलाव हुआ, फिर आज कैसा बदलाव हो रहा है। तो ये जो है बदलती रहती है चीज़ें। तो तारीख तो आना तय ही है। बोल रहा है जैसे ही हम अतीत और वर्तमान की तुलना करते हैं, हम समय का जिक्र करने लगते हैं। तो अतीत और वर्तमान का जब तुलना करेंगे तो समय आएगा ही, ठीक है ना। तो और बहुत सारा समय आ जाता है दोस्तों। जैसे कई बदलाव है कि 2 बार ही चेंज हुआ तो 2 डेट भी याद रखना है, कोई बार 3 बार चेंज हुआ तो 3 बार डेट रखना है, कोई चेंज ही नहीं हुआ है तो उसको कोई डेट नहीं, उतना बार से चल रहा है, जो चल रहा है उतना बस एक डेट याद रखना है। और जैसे जैसे चेंजिंग हमारे यहाँ होती जा रही है, तो मतलब और चेंजिंग होना तय है, होना तो चेंजिंग हम लोग नहीं लाएंगे तो फिर कैसे जीवन व्यतीत करेंगे। जीवन को आसान करने के लिए ये तो हम लोग सब चेंजिंग करते हैं कि किस तरह से चेंजिंग मतलब सिस्टम में कर दिया जाए, ताकि जो है हम लोगों का जीना और भी आसान हो जाए। ठीक है ना, तो सब कुछ जीवन के हिसाब से ही तय होते हैं, लोग सब कुछ अपने लिए ही कर रहे हैं। ठीक है ना, तो इस तरह से हाँ, जब तुलना करना शुरू कर देते हैं अतीत और वर्तमान का, तो जिक्र आना शुरू हो जाता है समय का। बोल रहा है रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम अपने आसपास की चीज़ों पर हमेशा ऐतिहासिक सवाल नहीं उठाते, हम चीज़ों को स्वाभाविक मानकर चलते हैं। मानो जो कुछ हम देख रहा है वह हमेशा से ऐसा ही रहा हो, लेकिन हम सब के सामने कभी कभी अचंभे के क्षण आते हैं। मतलब ऐसे तो स्वाभाविक रूप से हम लोग जैसे जी रहे हैं, जैसे जी रहे हैं, कोई सवाल तो ऐतिहासिक करते नहीं खड़ी, जो सामने देख रहे हैं वो देख रहे हैं, लेकिन कभी कभी अचंभे क्षण आ जाते हैं। कई बार हम उत्सुक हो जाते हैं ऐसे सवाल पूछने के लिए जो वाकई ऐतिहासिक होते हैं।
किसी व्यक्ति को सड़क किनारे चाय की घूंट भरते देखकर आप इस बात पर हैरान हो सकते हैं कि चाय या कॉफ़ी पीने का चलन कैसे कब शुरू हुआ होगा, कौन शुरू किया होगा। तो कभी कभी याद आता है, जैसे कभी कभी कोई कोई सवाल माइंड में उठता है, सामने देखिएगा, देख करके ऐसे कभी रोजाना नहीं होता, लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है कि आखिर जैसे चाय पीते हो किसी को देखे तो बोल रहा है कि वो चाय कब कैसे हुआ होगा, कैसे शुरुआत हुआ होगा, कौन सबसे पहले बना करके पिया होगा। इस तरह से काफ़ी सारी माइंड में जो है चीज़ें आनी शुरू हो जाती है, ठीक है। तो इसी के बारे में बोल रहा है। उसके बाद बोल रहा है कि बोल रहा है रेलगाड़ी की खिड़की का बाहर झांकते हुए आपने जलन में यह सवाल उठ सकता है कि रेलवे का निर्माण कब हुआ। तो कोई बड़ी बात नहीं है, उठ सकता है सवाल। ऐसे आमतौर पर उठते नहीं हैं, लोग इग्नोर कर देते हैं, ध्यान ही नहीं जाता। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है, जब शांत माइंड से हम लोग बैठे हुए होते हैं, तो कभी कभी ऐसा माइंड में सवाल आ जाता है। बोल रहा है रेलगाड़ी से आने से पहले लोग दूर दूर की यात्रा किस तरह से करते होंगे। तो जब आपके माइंड में ये सवाल उठता है रेल की यात्रा करते समय कि रेल के निर्माण किसने किया, कब रेल आया, तो फिर ये भी सवाल उठता है कि दूर फिर जब रेल नहीं था तो कैसे ये लोग यात्रा करते होंगे। ठीक है, तो इस तरह के सवाल आना आम बात है। बोल रहा है सुबह सुबह अखबार पढ़ते हुए जब यह जानने का उत्सुक हो जाता है कि जिस जमाने में अखबार नहीं छपते थे, उस समय लोग चीज़ों की जानकारियाँ कैसे मिलती होंगी, मतलब न्यूज़ वगैरह लोगों को कैसे मिलता होगा। तो इस हिसाब से तारीख दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब यहाँ पे जैसे देखिए इस चित्र के बारे में कुछ वर्णन किया है, इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। ये बोल रहा है कि ब्राह्मण ब्रिटेनिया का शास्त्र भेंट कर रहे हैं। ब्रिटेनिया का कौन है? ब्राह्मण है, ब्रिटेनिया को शास्त्र भेंट कर रहे हैं। मतलब शास्त्र देखिए यहाँ पे एक शास्त्र है, दे रहे हैं इसको ब्रिटेनिया को, ठीक है। बोल रहा है कि जेम्स रेनेन इस फिगर को तैयार किया है। जेम्स रेनेन द्वारा तैयार किए गए पहले नक्शे का आवरण चित्र 1782 रॉबर्ट क्लाइव ने रेनेन को हिंदुस्तान के नक्शे तैयार करने का काम सौंपा था। भारत पर अंग्रेजों का विजय के समर्थन रेनेन को वर्चस्व स्थापित करने का प्रक्रिया में नक्शे तैयार करना बहुत महत्वपूर्ण लगता था। इस तस्वीर में दिखाया गया है कि भारत के लोग स्वेच्छापूर्वक अपने प्राचीन पवित्र ग्रंथ ब्रिटिश सत्ता को प्रतीक ब्रिटेनिया को सौंप रहे हैं और मानो वे उसे भारतीय संस्कृति की रक्षा के लिए आने का आग्रह कर रहे हैं। मतलब देखिए यहाँ पे जो है पुराना जो हमारा यहाँ का ग्रंथ है, वो एक ये सब ब्राह्मण है और ये क्या कर रहे हैं, पवित्र पवित्र ग्रंथ जो है इस ब्रिटेलियन को जो है मतलब दे रहे हैं, प्रदान कर रहे हैं। तो इसी का चित्र यहाँ पे बनाया गया है। और दोस्तों ये कौन थे? रॉबर्ट क्लाइव थे उस समय, ठीक है ना। तो 1782 में रॉबर्ट क्लाइव ने जो है रेलन को हिंदुस्तान का नक्शा तैयार करने के लिए बोला था, ठीक है। तो वहाँ पे उनका जो है जाता है श्रेय रेलन का, ठीक है। रेलन जो वहाँ पे नक्शा तैयार करते हैं 1782 में रॉबर्ट क्लाइव को आदेश देते हैं कि जो है तुम हिंदुस्तान का नक्शा तैयार करो जिसमें ब्रिटिश सत्ता का जो मतलब उसमें दिखाना चाहिए जिस तरह से। और यहाँ पे दोस्तों देखिए जिस तरह से पवित्र ग्रंथ ब्राह्मण लोग जो है ब्रिटेनियन को दे रहे हैं, ये भारतीय ब्राह्मण है, ठीक है ना। वहाँ के ब्राह्मण नहीं है, भारतीय ब्राह्मण है। और जिस तरह से ब्रिटेनियन को इस तरह से ग्रंथ दे रहे हैं, तो ऐसा लग रहा है कि अपना संस्कृति का जो सुरक्षा उसके हाथ में सौंप रहे हैं, ठीक है। तो यही बताने का यहाँ पे प्रयास किया गया है। अब आगे में देखिए बोल रहा है कि ये सारे ऐतिहासिक सवाल हमें समय के बारे में सोचने के लिए प्रेरित कर देती है। मतलब जब भी हमारे साथ ऐसा घटना घटता है, ऐसा सवाल आता है, तो समय ज़रूर हम इंक्लूड होता है कि कब ये सब हुआ होगा, ठीक है ना। बोल रहा है समय को हमेशा साल या महीनों के पैमाने पर ही नहीं देखा जा सकता। कई बार ऐसी प्रक्रियाएं के लिए कोई तारीख तय करना वाकई गलत होता है, तो जो एक लंबे समय तक चलती रही है। भारत के लोगों ने अचानक एक दिन बहुत सवेरे सवेरे चाय पीना शुरू नहीं कर दिया था। उनका स्वाद धीरे धीरे ही उसका जबान पर चढ़ा था। इस तरह की प्रक्रियाओं के लिए कोई स्पष्ट तिथि नहीं हो सकती। तो किसी किसी के लिए स्पष्ट तिथि होती है, कोई कोई के लिए नहीं होती है। अब कोई कहेगा कि चाय पीना कब से शुरू हुआ, तो कोई एक दिन बता दे कि उसी दिन से चाय पीना शुरू हुआ, तो एक गलत बात है, ठीक है ना। धीरे धीरे लोग उसके बारे में जाने, फिर उसके बारे में उसके स्वाद को चखना शुरू किए। फिर उनको मतलब कच्चा पहले चखा होंगे तो कैसा दिखा लगता है, फिर पका, मतलब इस तरह से मतलब वो लोग धीरे धीरे उसमें जो है सारा चीज़ जो सीखें और उसके बाद उनके ज़ुबान पर वो स्वाद चढ़ा होगा, ठीक है। तो कोई तिथि एक दिन निर्धारित करे तो इस दिन से ही चाय पीना शुरुआत हुआ, तो वो सब गलत बात है, ठीक है ना। तो किसी किसी चीज़ का जैसे कोई बोले कि कैंसर दिवस कब मनाया जाता है और कब से मनाया जाता है, तो इसका जो है समय हो सकता है, फिक्स हो सकता है, ठीक है। लेकिन अगर कोई बोले ये सब बारे में चाहे कब से शुरू हुआ ये सब, तो ये सब चीज़ ना मतलब बता पाना मुश्किल है, ठीक है ना। तो इसके लिए कोई स्पष्ट तिथि नहीं होती है।
बोल रहा है कि इसका स्वाद धीरे धीरे उसके जुबान पर चढ़ा होगा। इस तरह की प्रक्रियाओं को कोई स्पष्ट तिथि नहीं होती है। इसी तरह जब हम ब्रिटेन शासन की स्थापना के लिए भी कोई एक तिथि नहीं बता सकते, मतलब हम नहीं कह सकते कि ब्रिटिश साम्राज्य जो है उसी दिन हमारे यहाँ आया था, उसी डेट में आया था, एक दिन नहीं कर सकते, ठीक है, नहीं बता सकते। राष्ट्रीय आंदोलन किस दिन शुरू हुआ या अर्थव्यवस्था या समाज में किस दिन बदलाव आए, यह बताना भी संभव नहीं है। ये सारी चीज़ें एक लंबे समय से घटती है। ऐसे में हम सिर्फ एक अवधि की ही बात कर सकते हैं, एक लगभग सही अवधि के बारे में बता सकते हैं जब वे खास बदलाव दिखाई देने शुरू हुए होंगे। तो मतलब जब खास बदलाव दिखाई देना शुरू हो गया होगा इनमें, तो हम उनके अवधि को बता सकते हैं कि इतना अवधि में है जो ये चीज़ शुरू हुआ था। तो फिर लोग इतिहास की तारीख को जोड़कर क्यों देखते हैं, इस जुड़ाव की क्या वजह है? इस जुड़ाव की एक वजह है, ठीक है। एक समय था जब युद्ध और बड़ी बड़ी घटनाओं के बेरों को भी इतिहास माना जाता था। यह इतिहास राजा महाराजाओं और उनकी नीतियों के बारे में होता था। इतिहासकार यह लिखते थे कि कौन से साल राजा को ताज पहनाया गया, किस साल उनका विवाह हुआ, किस साल उनके घर में बच्चा पैदा हुआ, कौन से साल उनके कौन सी लड़ाइयाँ लड़ी, वह कब मरा और उसके बाद कब कौन सा शासक गद्दी पर बैठा। तो इतना चीज़ जो है इतिहासकार लिखते थे, किसके बारे में? राजा के बारे में, ठीक है, कि वो पैदा कब हुआ, उसको ताज कब पहनाया गया, उसका विवाह कब हुआ, बच्चा कब हुआ, उसका घर कब बसा, उसकी मृत्यु कब हुई, कौन लड़ाई कब लड़ा, मतलब उसकी पूरी जीवन की जो है कथा इस तरह से लिखते थे, डेट बाय डेट, ठीक है। इस तरह की घटनाओं के लिए निश्चित तिथि बताई जा सकती है और इस तरह के इतिहासकार की तिथियों का महत्व बना रहता है। जैसे कि पिछले 2 साल की इतिहास की किताबों में आपने देखा है कि हम इतिहासकार बहुत सारे दूसरे मुद्दों और दूसरे सवालों के बारे में भी लिखने लगे हैं। जैसे देखिए, जैसे कि पिछले 2 सालों में इतिहासकारों ने इतिहास में किताब को आपने देखा है, अब इतिहासकार जो है बहुत दूसरे मुद्दों पर भी है लिखना शुरू कर दिए हैं। वे इस बात पर ध्यान देते हैं कि लोग किस तरह अपनी रोजी रोटी चलाते थे, क्या वे पैदा करते थे, क्या खाते थे, शहर कैसे बने होंगे, बाजार किस तरह से फैले थे, किस तरह रियासतें बनी थी कि नए विचार पनपे और सामाजिक साहित्यिक मतलब सारे चीज़ लिखना शुरू कर दिए थे। अब कौन सी तारीख के बारे में जानेंगे उससे पहले दोस्तों यहाँ पे कुछ विज्ञापन दिया गया है। बोल रहा है विज्ञापन से भी पसंद और नापसंद तय होती थी। तो देखिए विज्ञापन से भी कुछ तय हो रहा है, क्या तय हो रहा है? पुराने विज्ञापनों में हमें यह समझने का मदद मिलता है कि नए उत्पादों के लिए बाजार में किस तरह तैयार हुए और किस तरह नई रुचियाँ चलन में आई। 1912 में लिप्टन चाय के लिए तैयार किया गया यह विज्ञापन इस बात की ओर संकेत करता है कि दुनिया भर के शाही लोग यही चाय पीते हैं। इस तस्वीर के पीछे की तरफ एक भारतीय महल दिखाई दे रहा है, जबकि अगले हिस्से में ब्रिटेन की रानी विक्टोरिया का तीसरा बेटा राजकुमार आर्थर घोड़े पर बैठा हुआ है। राजकुमार आर्थर को ड्यूक ऑफ कनॉट की पदवी दी गई थी। तो देखिए यहाँ पे पीछे एक भवन दिखाया गया, इसका बेटा है विलियम रानी विलियम सॉरी क्या था रानी विक्टोरिया, हाँ, रानी विक्टोरिया का जो है तीसरा राजकुमार यहाँ पे आर्थर, ठीक है ना, यहाँ इस घोड़ा पर है। और दोस्तों देखिए बोल रहा है कि पुराना विज्ञापन को समझने में जो है नए उत्पादन किस तरह से जो है मदद करता है। बोल रहा है 1912 में लिप्टन चाय तैयार किया गया था, तो यह बात का संकेत मिलता है कि वो लोग क्या करते थे, शाही लोग जो है चाय पीते थे। और इस तस्वीर के पीछे भारतीय महल दिखाया गया, मतलब भारतीय महल दिखाया है, जबकि इसके आगे जो है महल भारतीय है लेकिन इसके आगे जो है ब्रिटिश व्यक्ति है, ठीक है। तो इसके बारे में ये दे रहा है। अब आगे देखिए कौन सी तारीख, तो इसके बारे में देखते हैं हम लोग। बोल रहा है कुछ तारीखों को महत्वपूर्ण मानने का पैमाना एक क्या होता है। तो कुछ तारीखों को हम महत्वपूर्ण क्यों माने, उसका पैमाना क्या है। बोल रहा है हम जो तारीखें चुनते हैं, जिन तारीखों के इर्द गिर्द हम अतीत की कहानी बुनते हैं, वे अपने आप में महत्वपूर्ण नहीं होते, और वे इसलिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं क्योंकि हम कुछ घटनाओं को महत्वपूर्ण मानकर चलने लगते हैं। जैसे अगर अध्ययन का विषय बदल दिया जाए, अगर हम उन नए मुद्दों पर ध्यान देने लगते हैं, जो महत्वपूर्ण तारीखें भी बदल जाती हैं। एक उदाहरण पर विचार करते हैं कि क्यों महत्वपूर्ण बन जाती है तारीखें। देखिए बोल रहा है भारत में ब्रिटिश इतिहासकारों ने जो इतिहास लिखे, उनमें हर एक गवर्नर जनरल का शासनकाल महत्वपूर्ण है। मतलब यहाँ पे कहने का मतलब कि भारत के ब्रिटिश इतिहासकार ने जो इतिहास लिखा है, उसमें हर एक गवर्नर जनरल का शासन काल जो है महत्वपूर्ण है। ये इतिहास प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स के शासनकाल से शुरू होते हैं और आखिरी वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन के साथ जो है समाप्त होते हैं। अलग अलग अध्यायों में हम दूसरे गवर्नर जनरल हेस्टिंग्स, बेलेस्ली, बेटिंग, डलहौज, कैनिंग, लॉरेंस, लिप्टन,
रिपन, कर्जन, हार्डिंग, इरविन के बारे में भी पढ़ते हैं। तो इतने सारे क्या हैं वहाँ पे गवर्नर जनरल थे, तो इन सब के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। बोल रहा इस इतिहास में गवर्नर जनरल और वायसराय को कभी न खत्म होने वाला सिलसिला ही छाया रहता था। इतिहास की इस किताबों में सारी तारीखें का महत्व इन अधिकारियों, इनकी गतिविधियों, नीतियों, उपलब्धियों के आधार पर ही तय होता था। यह ऐसा था मानो उन लोगों के जीवन में बाहर कोई ऐसी चीज़ नहीं थी जिसे जानना महत्वपूर्ण हो। इन लोगों के जीवन का क्रम ब्रिटिश भारत के इतिहास में अलग अलग अध्ययनों के विषय बन जाता था। ठीक है, तो मतलब इनके बारे में ये तारीख का जो है महत्व था। अब आइए देखते हैं, यहाँ पे देखिए वारेन हेस्टिंग्स का दिया है। वारेन हेस्टिंग्स का फिगर दिया गया है, ये देखिए बोल रहा है 1763 में भारत के प्रथम गवर्नर बने थे वारेन हेस्टिंग्स। तो इसका कार्यकाल कब था दोस्तों? 1773 ईस्वी में भारत का पहले गवर्नर जनरल बने थे। उसके बाद इतिहास के किताबों में गवर्नर जनरलों के कारनामों, जीवनी और उनकी गौरव गाथाओं और 10 वीरों को, उसकी भक्त व्यक्तियों को जो है उभारा जाता था। तो मुख्य रूप से इनके बारे में जो है किताब लिखा जाता था। उनका जन्म कब हुआ, उनका मतलब कार्यकाल कब से कब तक था, उनकी कारनामा कौन कौन सी, उनकी पूरी जीवनी जो है लिखी जाती थी किताब में। तो इस तरह से तारीख बहुत महत्वपूर्ण हो जाती थी। अब यहाँ पे देखिए पढ़ते हैं, बोल रहा है क्या हम इस दौर के इतिहास को अलग ढंग से नहीं देख सकते? गवर्नर जनरल के इतिहास के चौखटे में हम भारतीय समाज के विभिन्न समूहों और वर्गों की गतिविधियों पर किस तरह ध्यान दे सकते हैं? तो आइए दूसरा हिसाब से देखने के लिए करा कि हम लोग कोई और ढंग से, कोई और नज़र से देख सकते हैं या नहीं। पर जब हम इतिहास या कोई कहानी लिखते हैं तो उस टुकड़े या अध्यायों में बांट देते हैं। उसे क्या करते हैं, टुकड़ा या अध्याय में बांट देते हैं ताकि हम लोगों को आसान हो लिखने में। बोला हम ऐसा क्यों करते हैं? ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि हर अध्याय में कुछ सामंजस्य रहे, मतलब कुछ जुड़ाव तो रहे, सामंजस्य रहे, मतलब एक दूसरे पर निर्भर रहे, जुड़ाव रहे, लेकिन हम लोगों को पढ़ना आसान हो जाए। ठीक है, इसका मकसद कहानी को इस तरह सामने लाना होता है कि उसे आसानी से समझा जा सके और याद रखा जा सके। इस प्रक्रिया में हम सिर्फ उन घटनाओं पर जोर देते हैं जो कहानी को पेश करने में मददगार होती है। जो इतिहास गवर्नर जनरल के जीवन के इर्द गिर्द चलता है उसमें भारतीयों की गतिविधियों कोई मायने नहीं रखती, उनके लिए वहाँ कोई जगह नहीं थी। तो फिर क्या किया जाए? जाहिर है हमें अपने इतिहास का एक अलग खाका बनाना पड़ेगा। इसका मतलब यह है कि जब तक जिन तिथियों को महत्व नहीं दिया जा रहा था वे महत्वपूर्ण नहीं रहेगी, हमारे लिए नई तिथियां महत्वपूर्ण हो जाएगी। तो देखिए उस समय इसका कहने का मतलब ओवरऑल ये है कि उस समय जो ब्रिटिश लोग अपनी किताब लिख रहे थे, अपनी बुक ले रहे, उसमें जो है ब्रिटेन के जो गवर्नर जनरल की और वहाँ के लोगों की जो भी चीज़ें लिखी जा रही थी उसमें भारतीयों की जो है महत्व ना के बराबर थी। ठीक है, उसका कोई जगह नहीं था वहाँ पे। तो अगर हम वहाँ पे दूसरी तरह से, क्या वहाँ पे भारत की कोई महत्व नहीं होगी, लेकिन उन लोग उल्लेख नहीं कर रहे थे अपने बुक में। तो उसका मतलब ये है यहाँ पे दे रहा है कि भारतीयों की गतिविधि कोई मायने वहाँ पे नहीं रखती थी, तो उसके लिए वहाँ कोई जगह नहीं थी। फिर तो क्या किया जाए? तो इसका कहने का मतलब ये है कि हम लोग क्या करेंगे कि अलग इतिहास का एक खाका बनाएंगे। ठीक है, और जिन तिथियों को महत्व दिया जा रहा था वे महत्वपूर्ण नहीं रहेंगे और हम अपनी अलग तिथि तैयार करेंगे। मतलब हमारा भी तो कोई महत्व रहा होगा, लेकिन उस तिथि को महत्व नहीं दिया जा रहा है, तो हम अलग तैयार करके उसका महत्व देंगे। अब देखिए यहाँ पे दे रहा है, बोल रहा है हम अवधियाँ कैसे तय करेंगे। अब ये अवधि कैसे तय कर रहा है उसके बारे में दे रहा है। बोल रहा है कि 1817 में स्कॉटलैंड के अर्थशास्त्री और राजनीतिक दार्शनिक जेम्स मिल ने 3 विशाल खंडों में ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, ब्रिटिश सरकार का इतिहास नामक एक किताब लिखी है। इस किताब में उन्होंने भारत में इतिहास के हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश इन 3 कालखंडों में बांटा था। कालखंडों के इस निर्धारण को ज़्यादातर लोगों ने मान लिया था। क्या आपको भारतीय इतिहास को समझने के इस तरीके से कोई समस्या दिखाई देती है? तो देखिए एक अर्थशास्त्री है, उसका नाम स्कॉटलैंड के अर्थशास्त्री है जेम्स मिल। ठीक है, उनका नाम है जेम्स मिल और एक किताब लिखे हैं ब्रिटिश भारत का इतिहास, यानी कि हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। और उसमें दोस्तों उन्होंने भारत के इतिहास को हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश 3 खंड में बांट करके वहाँ पे लिखे हैं। ठीक है,
आइए अब आगे देखते हैं। बोल रहा है कि यहाँ पे तो दोस्तों एक बुक लिख दिया, ब्रिटिश भारत का इतिहास यानी कि हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। किसने लिखा? जेम्स मिल ने 1817 ईस्वी में, ठीक है। और स्कॉटलैंड के थे। इन्होंने 3 खंडों में भारत को बांटा, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश। बोल रहा है इतिहास को हम अलग अलग काल खंडों में बांटने की कोशिश क्यों करते हैं, इसकी भी एक वजह है। हम एक दौर की खासियत तो उसके केंद्रीय तत्वों को पकड़ने की कोशिश करते हैं, इसलिए ये शब्द महत्वपूर्ण हो जाते हैं जिसके सहारे हम समय को बांटते हैं। ये शब्द अतीत के बारे में हमारे विचार को दर्शाते हैं। वे हमें बताते हैं कि एक अवधि से दूसरी अवधि के बीच आए बदलाव को क्या महत्व होता है। मिल को लगता था, ये जेम्स मिल के बारे में बोल रहा है, ठीक है ना। तो मिल को लगता था कि सारे एशियाई समाज सभ्यता के मामले में यूरोप से पीछे है। मतलब इनको लगता था कि जो एशिया का समाज है उस सभ्यता के मामले में यूरोप से पीछे है, ठीक है। जबकि दोस्तों एशिया महाद्वीप को सभ्यताओं का महाद्वीप कहा जाता है, ठीक है ना। तो एशिया महाद्वीप को सभ्यताओं का देश कहा जाता है। लेकिन इनको लगता था, मिल को लगता था पहले कि एशिया का जो समाज है, समाज सभ्यता है, वो यूरोप के मामले में पीछे है। इतिहास में उनकी समझदारी ये थी कि भारत में अंग्रेजों के आने से पहले यहाँ हिंदू और मुसलमान तानाशाहों का ही राज चलता था। यहाँ चारों ओर केवल धार्मिक बैर, जातिगत बंधनों और आत्म विश्वासों का ही बाल बोला था। मतलब कुल मिलाकर कहें तो इनका कहना था कि मिल को कहना था कि यहाँ पे कोई समस्या नहीं, कोई सभ्यता नहीं थी, इस यूरोप से पीछे था एशिया सभ्यता के मामले में। और अंग्रेज आया तभी ये सब मतलब सब कुछ ठीक किया। यहाँ पे अंग्रेज के आने से पहले लोग अपने अपने धार्मिक जो बैर था उसके में, जाति बंधन में, अंधविश्वास में ये लोग मगन थे। बोल रहा है मिल की राय में ब्रिटिश सरकार भारत की सभ्यता की राह पर ले जा सकता था। इस काम के लिए जरूरी था कि भारत में यूरोपीय शिष्टाचार, कला, संस्थान और कानून को लागू किया जाए। मिल ने तो यहाँ तक सुझाव दिया था कि अंग्रेजों को भारत के सारे भूभाग पर कब्जा कर लेना चाहिए ताकि भारतीय जनता को ज्ञान और सुखी जीवन प्रदान किया जा सके। उनका मानना था कि अंग्रेजी की मदद के बिना हिंदुस्तान प्रगति नहीं कर सकता। तो किस तरह से देखिए इनका मानना था मिल का, ठीक है ना। जेम्स मिल जो स्कॉटलैंड के व्यक्ति थे, ठीक है। आगे बोल रहा है कि इतिहास की इस धारणा में अंग्रेजी शासन प्रगति और सभ्यता का प्रतीक था। तो उनका ही कहना है सब। अंग्रेजी शासक से पहले सारा अंधकार का दौर था। क्या इस तरह का धारणा को स्वीकार किया जा सकता है? तो क्या आप लोग स्वीकार करते हैं इस धारणा को? क्या इतिहास में किसी दौर को हिंदू या मुस्लिम दौर कहा जा सकता है? क्या इन सारे दौरों में कई तरह के धर्म एक साथ नहीं चलते थे? किस युग को केवल उस समय के शासकों के धर्म के हिसाब से तय करने की जरूरत क्या है? मतलब किसी युग को केवल उस समय के शासकों के धर्म के हिसाब से तय करने की ज़रूरत क्या है? अगर हम ऐसा करते हैं तो इसका मतलब यह कहना चाहते हैं कि औरों के जीवन और तौर तरीके का कोई महत्व नहीं है। हमें याद रखना चाहिए कि प्राचीन भारत में सारे शासकों का भी एक धर्म नहीं होता था। मतलब अलग अलग धर्म का पालन कर सकते थे, कोई इसमें जो है बंधक नहीं था। पर अंग्रेजों द्वारा सुझाए गए वर्गीकरण से अलग हटकर इतिहासकार भारतीय इतिहास को आमतौर पर प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक काल में बांटकर देखते हैं। इस विभाजन की भी अपनी समस्या है। क्या समस्या है भाई? बोला इतिहास को इन खंडों में बांटने की यह समझ भी पश्चिम से आई है। तो जो हम लोग प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक भारत जो बांट करके इतिहास पढ़ते हैं, वो सभ्यता भी है पश्चिम से आई हुई सभ्यता है। पश्चिमी आधुनिक काल को विज्ञान, तर्क, लोकतंत्र, मुक्ति और समानता जैसी आधुनिकता की ताकतों के विकास का युग माना जाता है। उसके लिए मध्यकालीन समाज वे समाज थे जहाँ आधुनिक समाज की ये विशेषताएं नहीं थी। क्या हम अपने अध्ययन के लिए आधुनिक काल की इस अवधारणा को बिना सोचे विचारे ऐसे ही अपना सकते हैं? जैसे कि आप इस किताब में देखेंगे, अंग्रेजों के शासन में लोगों के पास समानता, स्वतंत्रता या मुक्ति नहीं थी, न ही यह आर्थिक विकास और प्रगति का दौर था। बहुत सारे इतिहासकार इस युग को औपनिवेशिक युग कहते हैं। अब आइए जानते हैं कि औपनिवेशिक क्या होता है। तो इस किताब में आप पढ़ेंगे कि किस तरह अंग्रेजों ने हमारे देश को जीता और स्थानीय नवाबों और राजाओं को दबाकर अपना शासन स्थापित किया। आप देखेंगे कि किस तरह उन्होंने अर्थव्यवस्था व समाज पर नियंत्रण स्थापित किया। उसने सारे खर्च को निपटाने के लिए राजस्व वसूल किए, अपनी ज़रूरत की चीज़ों को सस्ती कीमत पर खरीदा
और निर्यात के लिए महत्वपूर्ण फसलों की खेती कराई और अन्य इन सारी कोशिशों के कारण क्या बदलाव आए। आप ये भी जानेंगे कि ब्रिटिश सरकार के कारण यहाँ का मूल मान्यताओं और पसंद नापसंद रीति रिवाज तौर तरीकों में भी क्या बदलाव आए थे। जब एक देश पर दूसरे देश के दबदबे से इस तरह के राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक बदलाव आते हैं तो इस प्रक्रिया को औपनिवेशिकरण कहा जाता है। तो यहाँ पे औपनिवेशीकरण का पता चल गया। औपनिवेशीकरण किसे कहते हैं आपको पता चला। तो जब एक देश पर किसी दूसरे देश के दबदबा इस तरह बना रहे कि मतलब वहाँ पे राजनीतिक हो या आर्थिक हो, सामाजिक, सांस्कृतिक कोई भी क्षेत्र हो, सारे चीज़ में बदलाव आना शुरू हो जाए तो इस प्रक्रिया को औपनिवेशिक प्रक्रिया कहा जाता है। ठीक है, औपनिवेशिक। लेकिन आप जल्द ही यह समझ जाएंगे कि सारे वर्ग और समूह इस बदलावों को एक ही ढंग से अनुभव नहीं कर रहे थे। इसलिए इस किताब को हमारे अतीत नाम दिया गया है। मतलब सब लोग इसको एक तरह से वर्णन नहीं कर रहे थे, एक तरह से मानने वाले नहीं थे। तो क्यों मानेंगे भाई, हम दूसरे की रीति रिवाज को एक तरह से कोई मानेगा जी, बताइए आप ही लोग। अब बोल रहे हैं हम किस तरह जानते हैं, तो किस तरह इसके बारे में हम जानते हैं उसके बारे में पढ़ते हैं। बोल रहे हैं हमारी भारतीय इतिहास के पिछले 250 साल का इतिहास लिखने के लिए इतिहासकार कौन कौन से स्रोत का इस्तेमाल किए हैं। बोला है प्रशासन अभिलेख तैयार करना। अंग्रेज शासन द्वारा तैयार किए गए सरकारी रिकॉर्ड इतिहासकारों का एक महत्वपूर्ण साधन होता है। अंग्रेजों को मान्यता थी कि चीज़ों को लिखना बहुत महत्वपूर्ण होता है। इसके लिए हर निर्देश, हर योजना, नीतिगत फैसले, सहमति, जांच को साफ साफ लिखना जरूरी था। ऐसा करने के बाद चीज़ों को अच्छी तरह अध्ययन किया जा सकता था और उन पर वाद विवाद किया जा सकता था। इस समझदारी के चलते ज्ञापन, टिप्पणी और प्रतिवेदन पर आधारित शासन की संस्कृति पैदा हुई। जैसे देखिए पहले लोग लिखा नहीं करते थे। पहले देखिए अंग्रेजी लोग आए तो कहें कि लिखना ज़रूरी है। हर चीज़, कोई योजना बनाओ या कोई निर्देश दो या कोई फैसला लो, कोई जांच कर रहे हो तो हर चीज़ को लिखो, लिखना ज़रूरी है। ठीक है, तो वो लोग लिखने मतलब उनको मान्यता थी कि लिखना बहुत ज़रूरी है, वो लोग लिखने के लिए सिखाएं। ठीक है, बोलते थे कि लिखेंगे तो कोई भी चीज़ को लिखने के बाद अच्छी तरह उस पर हम अध्ययन कर सकते हैं, उस पर काम कर सकते हैं, उस पर कोई बात होगा तो वाद विवाद भी हम लोग पर अच्छा कर सकते हैं लिखने के कारण। और सही बात भी है। खबर कि इस समझदारी के चलते ज्ञापन, टिप्पणी और प्रतिवेदन पर आधारित शासन की संस्कृति वहाँ पे पैदा हो गई। जब लिखाना शुरू हो गया तो उसमें ज्ञापन हो गया, टिप्पणी उस पर होने लगे, प्रतिवेदन मिलने लगे, तो इस तरह की संस्कृतियाँ वहाँ पे पैदा हो गई थी। बोल रहे अंग्रेजों को यह भी लगता था कि उनको और लगता था, क्या लगता था, बोला है तमाम अहम दस्तावेजों और पत्रों को संभाल कर रखना जरूरी है। मतलब कि लिखे हैं जो, इसका मतलब ये नहीं कि अभी काम हो गया उसमें देख बुक लिए उसको फाड़ करके फेंक दिए। वो लोग चाहते थे कि मतलब सारा दस्तावेज को सुरक्षित रखा जाए, संभाल करके रखा जाए। लिहाजा उन्होंने सभी शासकीय संस्थानों में अभिलेख कक्ष भी बनवा दिए थे। तो अभी तक भी है बने हुए, तो वो लोग ही बनवा दिए थे। किस लिए? क्योंकि दस्तावेज और जो पत्र हम लोग लिख करके रखें उसको संभाल करके रखना है। तहसील के दफ्तर, कलेक्टर, कमीशन के दफ्तर, प्रांतीय सचिवालय, कचहरी, सब के अपने अपने रिकॉर्ड रूम होते थे। मतलब सभी के जो है अपने अपने रिकॉर्ड रूम होते थे। महत्वपूर्ण दस्तावेजों को बचा कर रखने के लिए अभिलेखागार और संग्रहालय जैसे संस्थाएं जो है बनाए गए थे। तो आज भी है। 19वीं सदी की शुरुआत में प्रशासक की एक शाखा से दूसरी शाखा के पास भेजे गए पत्रों और ज्ञापनों को आज भी अभिलेखागारों में देखे जा सकते हैं। तो आज भी देखा ही जाता है। बोल रहा है वहाँ आप जिला अधिकारी द्वारा तैयार किए गए नोटिस और रिपोर्ट भी पढ़ सकते हैं, या ऊपर बैठे अधिकारी अफसरों या मतलब अफसरों द्वारा प्रांतीय अधिकारियों को भेजे गए कुछ निर्देश और सुझाव भी आप लोग देख सकते हैं, मतलब देख सकते हैं वहाँ पे। बोल रहा 19वीं शताब्दी के शुरुआती सालों में इन दस्तावेजों को सावधानीपूर्वक नकलें बनाई गई जाती थी। तो शुरू में इन लोगों को जो है नकल बनाई जाती थी। ठीक है, उन्हें खुश नसीब के माहिर लिखते थे। खुश नसीब के माहिर लिखते थे। खुश नसीब या सुलेख नसीब ऐसे लोग होते थे जो बहुत सुंदर ढंग से चीज़ें लिखते थे, तो उनको कहते हैं खुश नसीबी या सुलेखनवीस। ठीक है, तो 19वीं शताब्दी के मध्य तक छपाई तकनीक भी फैलने लगी थी और इस तकनीक के सहारे अब प्रत्येक सरकारी विभाग की कार्रवाइयाँ के दस्तावेजों
कई प्रतियां बनाई जाने लगी। मतलब पहले तो नकल करते थे लोग, लेकिन फिर धीरे धीरे विकास हुआ छपाई की प्रक्रिया, तो फिर उसका जो है प्रिंट निकाल करके कई गो रखना शुरू कर दिए। ये देखिए, भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार दे रहा 1920 के दशक में इसको बनाया गया था, अभिलेखागार को अभिलेख वहाँ पे रखने के लिए। पर जब नई दिल्ली का निर्माण हुआ था तो राष्ट्रीय संग्रहालय या राष्ट्रीय अभिलेखागार दोनों ही वायसराय के निवास के नज़दीक बनाए गए थे। इससे पता चलता है कि अंग्रेजों की सोच में इस स्थानों का कितना भारी महत्व था। तो महत्व था, बहुत अधिक महत्व था, ठीक है ना। दोस्तों देखिए, इधर कुछ दे रहा है, उसको हम लोग पढ़ लेते हैं। पहले गृह विभाग को भेजी गई रिपोर्ट कुछ है। बड़ा 1946 में भारत की औपनिवेशिक सरकार शाही भारतीय नौसेना जहाज़ों में सिपाहियों की बगावत को कुचलने का प्रयास कर रही थी, और उस समय विभिन्न बंदरगाहों को गृह विभाग की जो रिपोर्ट मिल रही थी उनके कुछ नमूने इस प्रकार दिए गए हैं। तो बम्बई का क्या है, बोल रहा है इस बात का इंतजाम कर लिया गया है कि सेना जहाज़ों और दफ्तरों पर कब्जा कर ले। शाही नौसेना जहाज़ों पर भी बंदरगाह से बाहर ही हैं। तो ये रिपोर्ट सब भेजा जा रहा था जिस तरह से वहाँ पे दिया गया है, ठीक है ना। कराची में क्या रिपोर्ट भेजा गया था, बोल रहा है 301 विद्रोहियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, कुछ अन्य संदेहवाहक विद्रोही भी गिरफ्तार कर लिए गए हैं, और सारे दफ्तर सैनिक निगरानी में हैं। तो इस तरह के निर्देश भेजे जाते थे। बोल रहा है विशाखापट्टनम में उसी तरह से स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में है, कहीं हिंसा नहीं हुई है, जहाज़ों और प्रतिष्ठानों पर सैनिक गार्ड तैयार कर दिए गए हैं, परेशानी की उम्मीद नहीं है, सिवाय इसके कि संभव है कि कुछ सिपाही काम पर न आए, ठीक है। तो यहाँ पे एक कुछ चीज़ें निर्देश में दी गई थी, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आइए आगे देखते हैं, आगे सर्वेक्षण का बढ़ता महत्व। तो सर्वेक्षण का किस तरह से महत्व बढ़ रहा था उसके बारे में बोल रहा है। अपनी बेसिक शासन के दौरान सर्वेक्षण का चलन भी महत्वपूर्ण होता गया। अंग्रेजों को विश्वास था कि किसी देश पर अच्छी तरह शासन चलाने के लिए उसको सही ढंग से जानना जरूरी होता है, ठीक है। तो जब तक किसी चीज़ को जानेंगे नहीं तो उस पर शासन कैसे कर पाएंगे हम, तो उसके लिए हमको उससे बहुत अच्छी तरह से जानना होता है। बोला 19वीं शताब्दी की शुरुआत तक पूरे देश का नक्शा तैयार करने के लिए बड़े बड़े सर्वेक्षण किए जाने लगे। मतलब बोला कि सबसे पहले इसका पूरा नक्शा अच्छे से तैयार करो। तो 19वीं शताब्दी की शुरुआत तक पूरे देश का नक्शा तैयार किया जा रहा था। गांव में राजस्व सर्वेक्षण किए गए। इन सर्वेक्षणों में धरती की सतह, मिट्टी की गुणवत्ता और वहां मिलने वाली पेड़ पौधे और जीव जंतु तथा स्थानीय इतिहासों व फसलों का पता लगाया जाता था। अंग्रेजों की राय में किसी इलाके का शासन चलाने के लिए इन सारी बातों को जानना जरूरी था। 19वीं सदी के आखिर में हर 10 साल में जनगणना भी की जाने लगी। जनगणना के जरिए भारत के सभी प्रांतों में रहने वाले लोगों की संख्या, उसकी जाति, उसके इलाके, व्यवसाय के बारे में भी जानकारियाँ इकट्ठा की जाती थी। इसके अलावा वानस्पतिक सर्वेक्षण, प्राणी सर्वेक्षण, प्राणी वैज्ञानिक सर्वेक्षण, पुरातात्विक सर्वेक्षण, मानव शास्त्रीय सर्वेक्षण, वन सर्वेक्षण आदि कई दूसरे सर्वेक्षण भी किए जाते थे। तो देख रहे हैं यहाँ पे जनगणना का शुरुआत कब से हुआ, तो जनगणना का भी शुरुआत आज हम लोग देखते हैं। जनगणना जो होता है वो सब दोस्तों पहले ही से होते आ रहा है, ठीक है। अंग्रेज लोग इसको शुरू करके गए थे, वो लोग अपने फायदे के लिए किए, ठीक है। और अभी हम लोगों को भी जनजाति एक आ रहा है जातीय जनगणना पर फिर सरकार विचार कर रही है, अभी लाया नहीं गया, लेकिन हो सकता है कि लागू कर दिया जाए, जातीय जनगणना किया जाए इस बार 2021 में। तो पिछला बार 2011 का ही जनगणना हुआ था, ठीक है ना। तो 2021 में फिर जनगणना होगी तो शायद जातीय जनगणना की जाए, अच्छा ही होगा हमारे हिसाब से। तो लगता है कि ठीक ठाक ही है, ठीक है। तो फिर आप लोग अपना सोचिए, सरकार की फैसला है तो सोचने का हक बनता है आप लोगों का। सोचिए क्या सही है गलत है। तो इस तरह से दोस्तों वहाँ पे क्या था कि मतलब सर्वेक्षण बहुत ज़रूरी था। बोलते थे, सोचते थे वो लोग कि जिस पर शासन करना है तो उसको अच्छी तरह से पहले जांचो, वहाँ की धरती कैसी है, वहाँ की धरती की मतलब मिट्टी कैसी है, सतह कैसी, उसकी मिट्टी की गुणवत्ता कैसी है, वहाँ पेड़ पौधे कैसे हैं, जीव जंतु हैं कैसे हैं। तो इस सारी चीज़ों का सर्वेक्षण करना बहुत ज़रूरी है अगर वहाँ पर शासन करना है तो, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, एक शरीफ का पौधा बोल रहा है 1770 के दशक का है। अंग्रेजों द्वारा बनाए गए वनस्पतिक उद्यान और प्राकृतिक इतिहास के संग्रहालयों में विभिन्न पौधे के नमूने और उससे संबंधित जानकारियाँ इकट्ठा भी की जाती थी। इन नमूने के चित्र स्थानीय कलाकारों से बनवाए गए हैं। जब इतिहासकार इस बात पर ध्यान दे रहे हैं कि इस तरह की जानकारियाँ किस तरह इकट्ठा की जाती थी, तो उससे उपनिवेशवाद के बारे में क्या पता चलता है, ठीक है। तो इसके बारे में बोल रहे अधिकतम रिकॉर्ड से क्या पता नहीं चलता है। तो आइए देखते हैं। बोल रहा है रिकॉर्ड के इस विशाल भंडार में हम बहुत कुछ पता लगा सकते हैं। तो रिकॉर्ड से क्या पता चल सकता है, तो रिकॉर्ड के इस विशाल भंडार में हम बहुत कुछ पता लगा सकते हैं। फिर भी इस बात को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता कि ये सारी
ये सारे सरकारी रिकॉर्ड हैं, मतलब इसको अंदर नज़रअंदाज नहीं कर सकते। ये लोग सरकार, ये सब जो है सरकारी रिकॉर्ड हैं। इसमें इनसे हमें यही पता चलता है कि सरकारी अफसर क्या सोचते थे, उनकी दिलचस्पी किस चीज़ों में थी, बाद के लिए किन, मतलब वे किन चीज़ों को बचाए रखना चाहते थे। कि इन रिकॉर्डों से हमें यह समझ में हमेशा मदद नहीं मिलती कि देश के दूसरे लोग क्या महसूस करते थे और उसकी कार्रवाइयाँ की क्या वजह थी। ठीक है, तो मतलब उनकी रिकॉर्ड से इतना कुछ समझ में आता है कि क्या क्या चीज़ वहाँ पे थी। पर इन बातों को जानने के लिए हमें कहीं और देखना होगा। जब हम ऐसे दूसरे स्रोतों की तलाश निकालते हैं तो उनकी उनकी भी कोई कमी नहीं रहती, लेकिन सरकारी रिकॉर्ड के मुकाबले उन्हें ढूंढना ज़रा मुश्किल साबित होता है। इस लिहाजा से लोगों की भी डायरियाँ, तीर्थयात्रियों को और यात्रियों के संस्मरण, महत्वपूर्ण लोगों की आत्मकथाएं और स्थानीय बाजारों में बिकने वाली लोकप्रिय पुस्तिकाएं महत्वपूर्ण हो जाती है। जैसे जैसे छपाई की तकनीक फैली, अखबार छपने लगे और विभिन्न मुद्दों पर जनता में बहस भी होने लगी थी। नेताओं और सुधारकों ने अपने विचारों को फैलने के लिए लिखा, कवियों मतलब फैलाने के लिए लिखा, कवियों और उपन्यासों ने अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए भी लिखा। लेकिन ये सारे स्रोत उन लोगों ने रचे जो पढ़ना लिखना जानते थे। इनमें से हम यह पता नहीं लगा सकते कि आदिवासी, किसान, खदानों में काम करने वाले मजदूर या सड़कों पर जिंदगी गुजारने वाले गरीब किस तरह के अनुभव से वहाँ पे गुजरते रहे थे। अगर हम थोड़ी और कोशिश करें तो हम इस बारे में भी जान सकते हैं। जैसे जैसे आप इस किताब में आगे बढ़ेंगे, आपको इस बात में बात जो है समझ में आने लगेगी। तो इतना ही था, इसमें थोड़ा क्वेश्चन दिया है और यहाँ पे देख लीजिए कुछ दिया था। एक ये दे रहा है दोस्तों, इंसानों के खाने के लायक नहीं है। तो क्या नहीं है? अखबार में देश के विभिन्न भागों में चल रहे आंदोलन का पता चलता है। 1946 में हुई पुलिस की एक हड़ताल की खबर दी गई है। तो बोल रहा है कि दिल्ली में 2000 से ज़्यादा पुलिस वालों ने बृहस्पतिवार सवेरे अपने कम वेतन और पुलिस लाइन्स बावर्ची खाने से आने वाले घटिया भोजन के खिलाफ खाना खाने से इनकार कर दिया है। तो पुलिस वाला खाना खाने से इनकार कर दिया, ठीक है। 2000 से ज़्यादा पुलिस है। जैसे जैसे यह खबर दूसरी पुलिस थाने तक पहुंची और वहाँ के पुलिस वालों ने भी खाना कर दिया, इनकार कर दिया है। और एक हड़ताली का कहना था, पुलिस लाइन्स की रसोई से हमारे लिए जो खाना आता है वह कोई इंसान नहीं खा सकता। हमें जो चपाती और दाल खानी पड़ती है उसे जानवर तक नहीं खा सकते। तो इस तरह के खाना उनको दिया जाता था, तभी तो विरोध किया जा रहा है, ठीक है। और ऊपर देखिए एक ये देख लिए थे वनस्पति पौधा। और यहाँ पे दोस्तों देखिए एक बंगाल का चित्र दे रहा है। बोल रहा है बंगाल में मानचित्र और सर्वेक्षण कार्य चल रहा है। जेम्स प्रिंसेस द्वारा बनाई गई तस्वीर है। कब बनाया गया है? 1800 कब 32 में। दोस्तों एक जेम्स मिल थे, सबसे पहले ही पढ़े। उनका विचार किस तरह से था देखे ना, कि मतलब ब्रिटिश नहीं होता तो भारत का विकास नहीं होता, ब्रिटिश सभ्यताओं में ये पीछे था, उसको राह पर लाया है एशिया को ब्रिटिश लोग। तो इस तरह से उनकी मान्यता थी, ठीक है ना। और यहाँ पे जेम्स मिल नहीं है, यहाँ पे जेम्स प्रिंसेप है, ठीक है। और ये फिगर जो है जेम्स प्रिंसेप के द्वारा बनाई गई है और कहाँ की है? बंगाल के, ठीक है। और सर्वेक्षण कार्य चल रहा है, ठीक है, जनगणना वगैरह और इसी तरह का सर्वेक्षण कार्य वहाँ पे चल रहा है। और तस्वीर जो है 1832 की है, जो जेम्स प्रिंसेप के द्वारा बनाई जा गई है। ध्यान से देखें कि सर्वेक्षण में इस्तेमाल होने वाले सारे उपकरणों को चित्र के से अलग अगले हिस्से में दिखाया गया है। चित्रकार इस परियोजना के वैज्ञानिक स्वरूप को खास तौर से जोर देना चाहते हैं। अब नीचे एक चीज़ का और चित्र दिया है 1857 के विद्रोह को। बोला तस्वीर को भी बहुत ध्यान से देखना चाहिए। इनमें हमें इतिहासकार को सोच पता चलती है। 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों द्वारा तैयार की गई सचित्र पुस्तक में यह तस्वीर कई जगह दिखाई गई है। इस तस्वीर के नीचे लिखा होता है बागी सिपाही लूट खसोट में लगे हुए हैं। मतलब इनमें लिखा हुआ है कि बागी सिपाही लूट खसोट में लगे हुए हैं। अंग्रेजों की नज़र में विद्रोही जनता लालची, दुष्ट और बेरहमी थी। इस विद्रोह के बारे में आप अध्याय 5 में पढ़ेंगे। तो जिसका डिटेल हम लोग 5 में पढ़ेंगे, इसका टेंशन नहीं लेना है। और ये चैप्टर दोस्तों इतना ही था। इसका जो है यहाँ पे चैप्टर समाप्त हो गया है। और फिर से याद करना है, जेम्स मिल ने भारतीय इतिहास को हिंदू, मुस्लिम और इतिहास 3 काल में खंडों में बांटा था। तो सही बात है। सरकारी दस्तावेजों में हमें ये समझने में मदद मिलती है कि आप लोग क्या सोचते थे
तो हाँ, दस्तावेज़ों से ऐसा समझने में मिलता है मदद। बोल रहा है कि अंग्रेज़ों को लगता था कि सही तरह शासन चलाने के लिए सर्वेक्षण महत्वपूर्ण है, तो हाँ, ज़रूर सर्वेक्षण महत्वपूर्ण है। और यहाँ पे विचार करने के लिए बोल रहा है जेम्स मिल ने भारतीय इतिहास को जिस तरह कालखंडों में बाँटा है, उसमें क्या समस्या थी, तो इसके बारे में विचार करना है। विचार कीजिए आप लोग। 3 वो में बाँटा था, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश में। उसके बाद बोल रहा है अंग्रेज़ों ने सरकारी दस्तावेज़ किस तरह सुरक्षित रखे थे, तो वहाँ पे सुरक्षित रखने के लिए ही अभिलेखागार वगैरह बनाया गया था अंग्रेज़ों के द्वारा ही। उस तरह से ही शुरुआत हुआ, आज तक जो है मौजूद है। बोल रहा है इतिहासकार अपने पुराने अखबारों में जो जानकारी जुटाते हैं वह पुलिस की रिपोर्ट में उपलब्ध जानकारी से किस तरह से अलग होती है। इसके बारे में जानना। अब आइए करके देखें, तो कुछ करके देखने के लिए बोल रहा है। ये लोग आप सब देख लीजिएगा। अब यहाँ पे कल्पना करने के लिए बोल रहा है। कल्पना कीजिए कि आप इतिहासकार हैं और आप यह पता लगाना चाहते हैं कि आज़ादी मिलने के बाद एक दुर्गम आदिवासी इलाके की खेती में क्या बदलाव आए हैं। तो इन जानकारी को ढूँढने के लिए आप किस तरीके का मतलब इस्तेमाल करेंगे, कैसे तैयार करेंगे, इसका कल्पना करने के लिए कह रहा है। ठीक है, तो इतना ही था दोस्तों। ये चैप्टर जो है समाप्त हो जा रहा है और बहुत छोटा-सा चैप्टर था और बहुत ही रोमांचक चैप्टर था, बहुत अच्छा लगा पढ़ के। और अब हम लोगों को इसमें कुल 9 चैप्टर पढ़ बचेगा। आज फर्स्ट चैप्टर हुआ है क्लास 8 का और फिर 9 चैप्टर है, तो ऐसे ही धीरे-धीरे पढ़ लेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत अच्छा लगेगा पढ़ने में, बहुत अच्छा। ठीक है, तो पढ़ते चलिए ऐसे ही। ठीक है, जय हिंद दोस्तों।